हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाले यूनिट से विगत वर्षों में पूछे गए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले मैंने आप सभी को 3 पार्ट ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं और उन तीनों पार्ट्स में आपको 25-25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और वो क्वेश्चन जो है डिटेल में कवर किए गए हैं कि अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका भी आप आंसर कर पाएं, उस प्रकार से हमने प्रश्नों को कवर किया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इन सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करने का प्रयास करिएगा और उसके बाद तो मैं उसका आंसर भी बताऊँगा और उसको डिटेल में भी समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन आप प्रैक्टिस सेट की तरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आप उसका आंसर बहुत ही आसानी के साथ कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है यहाँ पे कि मॉक का पूर्ण रूप क्या है। यानी कि यहाँ पे मॉक का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। आप इस नाम से जरूर परिचित होंगे, आपने इस नाम को सुना होगा। तो इसका फुल फॉर्म बताना है आपको इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे ऑप्शन में दिया गया है कि मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स पहले दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन ए में बताया जा रहा है कि मूक का फुल फॉर्म क्या है, मीडिया ऑनलाइन ओपन कोर्स। बी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है आपको कि मैसाचुसेट्स जो है यहाँ पे ओपन ऑनलाइन कोर्स ये है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट ये वर्ड है लेकिन आपको याद रखना है। ये यहाँ पे लिखा गया आपका मैसाचुसेट्स ओपन ऑनलाइन कोर्स। और सी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और फिर उसके बाद से डी ऑप्शन दिया गया है मेरिंड ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो ये 4 विकल्प आपको दिए गए हैं मूक के संदर्भ में और आपको बताना है कि सबसे सही आंसर कौन सा है, यानी कि मूक का सबसे सही फुल फॉर्म इन चारों विकल्पों में से क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका जो राइट आंसर है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो है मूक का फुल फॉर्म होता है। अब मूक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मूक जो है एक आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में जहां से विद्यार्थी कॉलेज आकर नहीं पढ़ सकते हैं वहां से बच्चे जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के कोई जो कोर्स होते हैं, इसमें कुछ प्रमुख कोर्स हैं जैसे विज्ञान के सेक्टर से है, फिर प्रौद्योगिकी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिल जाएंगे, चिकित्सकीय क्षेत्र से कोर्सेज मिल जाएंगे। तो इनसे जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं इन कोर्स में इनरोल होकर यहाँ पे ऑनलाइन जो है एजुकेशन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। इसी प्रकार का हमारे देश में भी है स्वयं प्रभा। वहाँ पर भी कई सारे अलग अलग सेक्शन से आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वहाँ पर भी आप इनरोल होके कोर्सेज को कंप्लीट करके आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो वहाँ पर भी फ्री में कोर्सेज आपके भारत में जो स्वयं प्रभा है, और वहाँ पे जब सर्टिफिकेट आप लेने जाते हैं तब उसके लिए कुछ चार्ज देना पड़ेगा, आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा और उसके बाद से वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे। तो मूक भी इसी प्रकार से काम करती है। ये पूरी तरीके से फ्री है, फ्री में एजुकेशन देती है। दूरस्थ इलाकों में जो विद्यार्थी होते हैं, जो कॉलेज नहीं आ सकते हैं, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और वो लोग जो है इस पे ऑनलाइन इनरोल होकर उन कोर्सेज को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रमुख रूप से जो कोर्सेज हैं विज्ञान के क्षेत्र से हैं, प्रौद्योगिकी से हैं, इंजीनियरिंग से हैं और चिकित्सकीय क्षेत्र से हैं। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखिए मैंने सभी क्वेश्चन के आगे यहाँ पे डेट जरूर मेंशन कर रखा है ताकि आपको ये भी पता चल सके कि ये क्वेश्चन जो है किस सन में पूछा गया है। तो ये जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि दशमलव अंक 35 का द्विधारी समतुल्य क्या है। यानी कि आपको देखिए इस 35 नंबर को आपको बाइनरी संख्या में लिखना है और आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कि 35 का जो है बाइनरी नंबर कौन सा होगा। तो पहले जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आपको 10011, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया है 11001, फिर उसके बाद से सी ऑप्शन दिया गया है 110101, फिर उसके बाद से डी ऑप्शन दिया गया है 1011011। तो इन चारों विकल्पों में से आपको यह बताना है कि 35 का जो है बाइनरी नंबर क्या होगा। तो देखिए बाइनरी नंबर कैसे निकालते हैं मैं उसको भी अभी बताऊंगा, ताकि 35 की जगह आपको 45 भी दे दे या 80 भी दे दे
या उसके बाद से कोई भी नंबर दे दे 2 अंकों के डिजिट्स में, तो आप उसका बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको जिस संख्या का आप बाइनरी नंबर निकालने वाले हैं उसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। फिर उसके बाद से यहाँ पे जैसे एलसीएम आप लेते हैं उस तरीके से इसको क्रॉस कर लीजिए और यहाँ पे एक लाइन और खींच लीजिए। और आपको क्या करना है कि इसको 2 से भाग देना स्टार्ट कर देना है और यहाँ पे हम जो शेष बचेगा उसको लिखते जाएंगे। और देखिए ये नंबर जो आते हैं वो 101 के फॉर्मेट में ही आते हैं, उससे ऊपर नीचे नहीं आते हैं, 01 के फॉर्मेट में ही पूरा रहेगा। तो जब हम 2 से भाग यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पर आपका 17 आ जाएगा, ठीक है। और शेष जो आपका बच जाएगा 1 यहाँ पे बच जाएगा, आप उसको लिख देंगे। फिर 2 से आप जब भाग देंगे यहाँ पे तो आपका 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे शेष आपका 1 बच जाएगा। फिर जब हम 2 से भाग देंगे तो आपका यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 0 शेष बच जाएगा। फिर 2 से हम भाग देंगे तो फिर हमारा क्या होगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर शेष आपका 0 बचेगा। फिर उसके बाद से 2 से हम जब भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और शेष आपका 1 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको लिखते कैसे, इसे उल्टा फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि इधर से हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से नंबर हम स्टार्ट करेंगे तो पहले 1 है हमारा, फिर उसके बाद ये 1 हमने लिख लिया, फिर उसके बाद से 0 है तो 0 को हमने लिख लिया, फिर 0 है तो फिर 0 को हमने लिख लिया, फिर एक 0 है उसको लिख लिया, फिर उसके बाद से 1 है उसको लिख लिया, फिर 1 है उसको लिख लिया। तो देखिए ये हमारा बाइनरी नंबर क्या हो गया, ज्ञात हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये बाइनरी नंबर दिया गया है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा जो हमारा राइट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 35 हो, 36 हो या 40 हो, 45 हो, आप उसका बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता है आपसे, कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता है, नंबर चेंज कर देता है, तो भी आप बहुत ही आसानी से उसका आंसर कर पाएंगे। देखिए एक और बात मैं इसमें बता देता हूं कि कैसे आप बाइनरी नंबर को नंबर में कन्वर्ट करें। तो इसके लिए भी एक ट्रिक होती है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ से राइट साइड से नंबर स्टार्ट करते हैं 1 और फिर उस डिजिट्स का डबल करते हुए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, 2 का आपका 4 हो गया यहाँ पे, फिर आपका यहाँ से ये 8 हो जाएगा, डबल करते जाएंगे, 8 के बाद ये 16 हो जाएगा, 16 के बाद आपका यहाँ पे 32 हो जाएगा, 32 के बाद आपका 64 हो जाएगा, फिर उसके बाद 64 के बाद आपका 128 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिजिट्स को डबल करके इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेंगे। और जो आपने बाइनरी नंबर ज्ञात किया है या जो आपको बाइनरी नंबर दिया गया है कि इस बाइनरी नंबर को आप जो है संख्या में या अंकों में कन्वर्ट करिए, तो आप राइट साइड से ही इस नंबर को लिखेंगे। यानी कि पहले यहाँ पे राइट साइड में 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 के नीचे फिर 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 0 है 0 लिख लेंगे, फिर 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे भी 0 लिखेंगे और यहाँ पे 1। तो ये आपने बाइनरी नंबर यहाँ पे पुट कर दिया। अब आपको करना ये है कि जो प्लस में नंबर है जैसे 1, तो उनको आपस में ऐड कर देना है, तो आपका बाइनरी नंबर क्या होगा, ज्ञात हो जाएगा। और जो शून्य है उन नंबरों को आप ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि शून्य का अगर मल्टीप्लाई आप किसी भी संख्या से करते हैं तो उसकी वैल्यू शून्य होगी, लेकिन 1 का जब करते हैं तो वो प्लस में ही संख्या आएगी। तो यहाँ पे एक संख्या हमको 32 मिल जाएगी और उसके बाद से यहाँ पे 2, इन तीनों संख्याओं को हमें क्या करना है, जोड़ देना। जैसे 32 आप देख सकते हैं प्लस आपका यहाँ पे 2 हो गया प्लस 1, अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपने देख लिया, आपने बाइनरी संख्या को नंबर में कन्वर्ट करना सीख लिया और नंबर को बाइनरी संख्या में। अगर कोई डाउट भी होता है आपको, जैसे भी मैंने बताया, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं वहां पे भी क्लियर करने का प्रयास करूंगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया। थोड़ा सा मैंने समय लिया, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि GIF, JPEG, BMP, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती है। यानी कि किस प्रकार की फाइल का ये भंडारण करती है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहले जो ऑप्शन दिया गया है ऑडियो डेटा का, बी ऑप्शन है इमेज डेटा का, सी ऑप्शन है वीडियो डेटा का और डी ऑप्शन है टेक्स्ट डेटा का। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि GIF, JPEG, BMP और PNG ये जो एक फाइल का फॉर्मेट है वो किस प्रकार के डेटा का भंडारण करती है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। इमेज प्रकार की जो डेटा होती है उनका भंडारण जो है GIF और JPEG, BMP और PNG फाइल करती हैं। अब एक एक करके इनका फुल फॉर्म भी जान लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो GIF का फुल फॉर्म होता है आपका ग्राफिक
इंटरचेंज फॉर्मेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आपको याद रखना है। फिर जेपीईजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप जो है इसका फुल फॉर्म होता है। फिर उसके बाद से बीएमपी का जो फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज फाइल फॉर्मेट, इसका फुल फॉर्म होता है। और पीएनजी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। तो ये चारों का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, क्योंकि फुल फॉर्म से भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जीआईएफ फाइल आपने बहुत सारी देखी होंगी जो थोड़ी सी हिलती डुलती रहती है। जेपीजी का फॉर्मेट भी आपको मिलता है जब कोई पिक्चर आप सेव करते हैं। ये बीएमपी जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो पेंट वाला सॉफ्टवेयर है उसमें इस प्रकार के जो है डेटा को सेव करने के लिए ये वाला ऑप्शन आता है बीएमपी फाइल में। और पीएनजी के बारे में आपको पता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसको किसी भी बैकग्राउंड पे ले जाके आप प्लेस कर सकते हैं पीएनजी फाइल को। तो इन तीनों के बारे में आप जानते हैं। बीएमपी के बारे में नहीं पता है तो बीएमपी जो है आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो एक सॉफ्टवेयर है पेंट का, उसमें ये फाइल जो है सेव करने का ऑप्शन देता है बीएमपी पेंट फाइल को। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एफटीपी इस संक्षिप्त रूप में क्या भाव है, यानी कि एफटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, एफटी और पी का फुल फॉर्म क्या है। आपको यहाँ पर इसमें पूछा जा रहा है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहले देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन दिया गया त्वरित स्थानांतरण प्रोटोकॉल, और सी ऑप्शन दिया गया फाइल परिमार्गन प्रोटोकॉल, और फिर उसके बाद से डी ऑप्शन दिया गया है फाइल स्थानांतरण प्रक्रिया। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल जो है इसका फुल फॉर्म होता है। आपको याद रखना है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में मैंने बता ही दिया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल। देखिए अब इसका काम क्या होता है, ये दो सिस्टम के बीच में जो है डेटा को आदान प्रदान करने के बीच में क्या नियम निर्धारित होते हैं उस पर ये काम करता है। आपको याद रखना है दो सिस्टम के बीच में जो डेटा का आदान प्रदान होता है उसके लिए कुछ नियम या कानून लागू किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, उसी को जो है फाइल स्थानांतरण प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार की छाया नहीं है। इसमें बताना है हमें इन चारों विकल्पों में से कि कौन सा फाइल प्रकार की छाया नहीं है, यानी कि इमेज का जो है प्रकार नहीं है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया पीएनजी, बी ऑप्शन दिया गया जीआईएफ, और सी ऑप्शन दिया गया बीएमपी, और डी ऑप्शन दिया गया है जीयूआई। देखिए मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने आपको इमेज के फाइल के टाइप्स के बारे में बताया था, जीआईएफ के बारे में बताया था, जेपीईजी के बारे में, बीएमपी, और उसके बाद से पीएनजी। तो उसको अगर आपने अच्छे से क्लियर किया होगा तो इसका आंसर आप बहुत ही आसानी के साथ दे पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, जीयूआई। ये जो है किसी भी इमेज फाइल का प्रकार नहीं है। बाकी पीएनजी आपका है, पीएनजी के बारे में मैंने बताया, जीआईएफ के बारे में बताया, और बीएमपी के बारे में मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी क्या है, यह जो है छाया का मतलब इमेज का प्रकार नहीं है, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन देखिए आपका यूजीसी नेट जून 2014 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि प्रथम वेब ब्राउज़र जो है कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। तमाम तरह के आप वेब ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, उसमें आपका मोजिला फायरफॉक्स है, एक्सप्लोरर है, फिर उसके बाद से ओपेरा मिनी है, क्रोम है, तमाम तरह के ब्राउज़र हैं जिसमें आप ब्राउजिंग करते हैं। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि प्रथम वेब ब्राउज़र यानी कि सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउज़र बनाया गया था, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया नेटस्केप, सी ऑप्शन दिया गया वर्ल्ड वाइड वेब, और डी ऑप्शन दिया गया है फायरफॉक्स। वैसे तो ये आपके चारों वेब ब्राउज़र हैं, लेकिन आपको बताना कि सबसे पहले कौन सा वेब ब्राउज़र जो है बनाया गया। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड वाइड वेब जो है इस ब्राउज़र को सबसे पहले बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, आपको ये भी याद रखना है, बर्नर्स ली के द्वारा जो है बनाया गया था। ये ब्राउज़र किसके द्वारा बनाया गया था, बर्नर्स ली के द्वारा। और जो है
ये इसका नाम बाद में बदल के चेंज कर दिया गया, यानी कि ये जो www आपका होता है उससे काफ़ी ज़्यादा ये मेल खाता है, तो इसका नाम चेंज करके बाद में आपका नेक्सस रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? नेक्सस रख दिया गया। आपको याद रखना है, इसका नाम बदल के नेक्सस रख दिया गया। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है? आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए BIOS का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ये आपसे कैपिटल लेटर में ऐसे लिख के पूछा जा सकता है एग्जाम में कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद से मैं डिटेल में इसके बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में जो पहले ऑप्शन आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के रिलेटेड, ये पहले दिया गया है रैम दिया गया है, B ऑप्शन है आपका रोम है, C ऑप्शन है CD रोम है, फिर उसके बाद D ऑप्शन है TCP। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जाता है, इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर B। रोम में जो है ये लोड हो रहा होता है, और रोम का मैंने फुल फॉर्म कई वीडियो में आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और कई बार ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। तो अब BIOS के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो BIOS के बारे में मैंने आपको बताया कि BIOS का जो फुल फॉर्म क्या होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो है इसका फुल फॉर्म होता है। इसको आपको याद रखना है। देखिए अब इसका काम क्या होता है, ये एक छोटा सा चिप होता है जो कंप्यूटर के सर्किट में लगा होता है, और इसमें बहुत सारा निर्देश जो है फीड रहता है, बहुत सारा डेटा जो है कंप्यूटर चलाने के लिए निर्देश फीड रहते हैं, और ये डेटा जो है फिर रोम में आपका जाता है, फिर कंप्यूटर आपका ऑपरेट होता है। जैसे ये ज़्यादातर IBM कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है BIOS चिप का, आपको ये भी याद रखना है। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए निर्देशों को जो है फीड किया जाता है, जिससे कंप्यूटर ऑपरेट होता है। आपको याद रखना है। BIOS का मैंने फुल फॉर्म भी आपको क्लियरली बता दिया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाकी के 3 के समान नहीं है, यानी कि कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो तीनों से अलग है, उसे हमें फाइंड करना है। पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे कि MSC एड्रेस, B ऑप्शन है हार्डवेयर एड्रेस, C ऑप्शन है फिजिकल एड्रेस, और D ऑप्शन है IP एड्रेस। तो इन चारों विकल्पों में से तीनों से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो अलग है, आपको उसे बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका IP एड्रेस। IP एड्रेस के बारे में आपने नाम सुना होगा। IP एड्रेस का जो फुल फॉर्म होता है आपका वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, आपको याद रखना है। तो देखिए ये एक प्रकार का एड्रेस होता है आपके फ़ोन में, या आप सिस्टम इस्तेमाल करें तो सिस्टम में भी IP एड्रेस होते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है कि जब हम ब्राउज़र में कोई भी जानकारी के बारे में सर्च करते हैं तो इंटरनेट को या जो भी एक सर्वर होता है उसको यह पता चल जाता है कि इस IP एड्रेस से जो है यह जानकारी सर्च की जा रही है, और उस जानकारी को इस IP एड्रेस तक पहुँचाना है जब आप ब्राउजिंग करते हैं। तो ये पूरा इसका काम होता है। बहुत थोड़े से में मैंने इसको क्लियर करने का प्रयास किया, लेकिन ये एक बड़ा टॉपिक है। इसको पूरा कवर करने के लिए कम से कम एक लेक्चर चाहिए, तब ये जाके पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको पता रहना चाहिए कि IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, और इसका जो मेन काम होता है, यह पहले ये समझ लीजिए कि यह एक प्रकार का पता होता है। जैसे कि आप भी कभी शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आपने अमेजोन में अपना जो भी डिटेल भरा होगा, एड्रेस भरा होगा, तो आपको उस पते पे आपका क्लियर पता रहता है, तो उस पते पे आपका जो कुरियर है पहुंच जाता है। उसी प्रकार से ये सभी स्मार्टफोन होते हैं, जो आपके लैपटॉप होते हैं, सिस्टम होते हैं, उनका भी एक पता होता है। और जब उस पते के माध्यम से जब हम इंटरनेट में या ब्राउज़र में या फिर सर्च इंजन में कोई भी जानकारी सर्च करते हैं, तो वो जानकारी हमको पहुंच पाती है इस पते के माध्यम से। ठीक है, बिना IP एड्रेस के जो है कोई भी डेटा जो है आप तक पहुंच नहीं सकता, आप ब्राउज नहीं कर सकते। तो IP एड्रेस होना किसी भी फ़ोन के लिए या सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये इन चारों में से जो है अलग था। फिजिकल एड्रेस ये किसी तरीके से सेंस नहीं बनता, हार्डवेयर, और इस प्रकार से ये तीनों आपका रॉन्ग है। बस अलग आपका जो है आपका IP एड्रेस आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। इसको भी देखते हैं।
देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ आईपी एड्रेस दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से राइट आईपी एड्रेस कौन सा है, यानी कि करेक्ट सही आईपी एड्रेस के बारे में आपको बताना है। पहले देखिए यहाँ पे ऊपर दिया गया है 300.215, फिर पॉइंट दिया गया है 317.3, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया है आपका 302.215 एट द 417, और उसके बाद से 0.5 दिया गया है। सी ऑप्शन में दिया गया है 202.50, 0.20, 148, फिर लास्ट में डी ऑप्शन दिया गया है 202, फिर उसके बाद से डैश दिया गया है 50, डैश 20, डैश 148। तो इन चारों विकल्पों में से सही आईपी एड्रेस कौन सा है आपको बताना है, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है राइट आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं जब इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए आईपी एड्रेस के बारे में मैंने बता ही दिया आपको, ऊपर एक क्वेश्चन था उसमें आईपी एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या है। आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ये आपका फुल फॉर्म होता है। और इसका काम क्या होता है, यह एक प्रकार का पता होता है आपके फ़ोन का या हो सकता है आपके सिस्टम का, जिसके माध्यम से जो है आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और कोई भी डेटा जब आप ब्राउज करते हैं तो वो डेटा आपके इस पते पे आता है इंटरनेट के माध्यम से। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया। और लेकिन इस क्वेश्चन में आप आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जो है राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए कि कैसे आप फाइंड करेंगे कि आईपी एड्रेस कौन सा आपका राइट है। तो पहले तो ये पॉइंट में लिखे जाते हैं, यानी कि जब ये डिवाइड होते हैं, जैसे आप 202 लिख लिए तो ये पॉइंट से जो है इसको अलग किया जाता है। फिर 50 इस प्रकार से लिख दिया पॉइंट, तो पॉइंट तो सब में कॉमन है, ठीक है। कुछ में मान लीजिए स्पेशल कैरेक्टर है तो वो तो इसी प्रकार से गलत हो जाएंगे क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर इसमें नहीं होता है। आईपी एड्रेस जो है अंकों में ही लिखा जाता है, तो जिसमें स्पेशल कैरेक्टर दिया होगा वो आपका ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। फिर इसमें भी देखिए डैश दिया गया है, चूंकि मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट्स जो है अलग किए जाते हैं। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये 0 से लेके आपका 255 के बीच में इन संख्याओं का नंबर होता है, यानी कि जो दशमलव से पहले जैसे नंबर 202 है आपका यहाँ पे, तो ये 255 से ऊपर नहीं जाएगा, 0 से लेके 255 के बीच में ये नंबर रहेगा। चाहे आपके बाद ये सेकंड जो पॉइंट के बाद हमारा नंबर है, फिर पॉइंट के बाद 20, तो ये 0 से लेके 255 के बीच में ये नंबर रहेगा। ये क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि ये पॉइंट के रूप में क्या होते हैं, अलग होते हैं। पॉइंट से डिवाइड करके ये पॉइंट बीच में आपका रहेगा, इससे अलग होते हैं। फिर इन नंबर की जो संख्या होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है। ये क्लियर रहेगा तो आप सही आंसर जो है इसका कर पाएंगे इस क्वेश्चन का। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तर औद्योगिक समाज को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहले ऑप्शन में दिया गया यहाँ पे सूचना समाज कहा जाता है, बी ऑप्शन दिया गया है प्रौद्योगिकी समाज कहा जाता है, और सी ऑप्शन दिया गया है मध्यवर्ती समाज कहा जाता है, और डी ऑप्शन है गैर कृषि समाज कहा जाता है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उत्तर औद्योगिक समाज किसे कहते हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज आप इसको इंग्लिश में पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी भी कह सकते हैं। तो पहले की जो हमारी समाज थी वो औद्योगिक समाज था, यानी कि इंडस्ट्री सोसाइटी थी, जहाँ पे प्रोडक्शन होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था। वहाँ पे जो कैपिटल थी वो यानी कि पूंजी थी वो आपका इंडस्ट्री था, आपका लैंड कह सकते हैं, तो रिसोर्सेज वही होते थे। लेकिन इसके बाद से जो हमारा एक समाज डेवलप किया वो है आपका पोस्ट इंडस्ट्री सोसाइटी, जिसको हम उत्तर औद्योगिक समाज कहते हैं, जिसमें हमने अपने नॉलेज को रिसोर्स बनाया, यानी कि जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होगा उसके पास ज़्यादा रिसोर्स होंगे। यानी कि जिसमें आप अगर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं तो आप यूएस को देख सकते हैं, यूरोपियन कंट्री में है, तो इनके पास ज़्यादा नॉलेज है। ज़्यादा नॉलेज का मतलब ज़्यादा रिसोर्सेज, नॉलेज से ही आप वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होते हैं। हमारे यहाँ नॉलेज कम है, इसके वजह से हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं, और उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज है, रिसर्च बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए वो आते हैं आपके उत्तर औद्योगिक समाज के अंतर्गत। और इसका जो राइट आंसर हमारा है वो आपका है ऑप्शन नंबर ए, सूचना समाज। सूचना समाज के नाम से इसको जाना जाता है, आप इसको याद रख सकते हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी के रूप में इसको जाना जाता है।
और मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करके भी बताया कि उत्तर औद्योगिक समाज किसे कहते हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज से पहले आपका इंडस्ट्रियल सोसाइटी था, जिसमें उद्योग इंपॉर्टेंट थे, कैपिटल के रूप में इंडस्ट्री ही इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद से जैसे ही लोग ट्रांसफर हुए, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हुए, ज़्यादा नॉलेज उनको आई, तो वो आपका उत्तर औद्योगिक समाज के रूप में वो कन्वर्ट हो गए। यानी कि उनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा थी और उन इंफॉर्मेशन के ही अकॉर्डिंग उनके रिसोर्सेज का आकलन होता है, ठीक है। और जिसके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन रहेगी वो ज़्यादा डेवलप करेगा। जैसे आप यूरोपियन कंट्री को देख सकते हैं, यूएस को देख सकते हैं। तो जो आज ज़्यादा डेवलप है, इसका मतलब उनके पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो जो उत्तर औद्योगिक समाज है वो सूचना समाज के रूप में जाना जाता है, आपको ये याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट आधारित संचार के आरंभिक प्रयास किसके द्वारा किए गए थे। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि इंटरनेट आधारित जो संचार है, कम्युनिकेशन है, उसका आरंभिक प्रयास किस पर्पज के लिए किया गया, किसके द्वारा किया गया, आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर व्यावसायिक संचार के लिए, बी ऑप्शन है सैन्य उद्देश्य के लिए, और सी ऑप्शन है पारस्परिक अंतःक्रिया के लिए, और डी ऑप्शन है राजनीतिक अभियान के लिए। तो देखिए सबसे पहले इंटरनेट का इस्तेमाल जो है सैन्य उद्देश्य के लिए किया गया था, आपको याद रखना है। और किसके द्वारा किया गया था? अमेरिका के द्वारा। तो अगर इंटरनेट की शुरुआत की हम बात करें कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है, तो इसका आविष्कार जो है सन 1969 में डीओडी के द्वारा किया गया। यानी कि अमेरिका का यह एक रक्षा विभाग है। डीओडी का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो ये अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा है, सैन्य उद्देश्य के लिए सबसे पहली बार जो है इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि सूचना के आदान प्रदान के लिए। तो इतना आपको क्लियर रहना चाहिए कि कब किया गया था। 1969 में किसके द्वारा किया गया था? डीओडी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो कि अमेरिका का एक रक्षा विभाग है। और किस उद्देश्य के लिए? सैन्य उद्देश्य के लिए। और किस लिए? डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा किया जाता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है कि जो आपका संस्थान के अंदर आंतरिक संचार होता है वो किसके द्वारा होता है। पहला जो ऑप्शन है लैन के द्वारा, फिर बी ऑप्शन है वैन के द्वारा, और सी ऑप्शन है ईबीबी के द्वारा, और डी ऑप्शन है एमएमएस के द्वारा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है कि संस्थानों के अंतर्गत आंतरिक संचार किसके द्वारा होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लैन के द्वारा। इसको इंग्लिश में LAN भी लिखते हैं, और इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, आपको याद रखना है। तो यानी कि इस प्रकार के नेटवर्क का रेंज बहुत दूर तक नहीं होता है, बहुत आसपास तक 20 मीटर 30 मीटर, इससे भी कम रेंज में जो है इस नेटवर्क का इस्तेमाल होता है। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहेंगे तो ब्रॉडबैंड ले लीजिए, राउटर ले लीजिए, वाईफाई जैसे नेटवर्क जो आप किसी डिवाइस से मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे नेटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका एक रेंज होता है, बहुत शॉर्ट रेंज। उसी रेंज के अंदर अगर आप रहेंगे तो उस नेटवर्क का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लैन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। किस लिए किया जाता है? शॉर्ट नेटवर्क के लिए, यानी कि भवन में और कार्यालय में आप इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, या संस्थान के अंतर्गत जो है इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि इसका रेंज बहुत लॉन्ग नहीं होता, यानी कि 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर रेंज में जो है इस नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो है इस्तेमाल बस शॉर्ट यानी कि छोटे एरिया में इसका जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि वर्चुअल रियलिटी उपलब्ध कराती है। क्या उपलब्ध कराती है भाई? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि वर्चुअल रियलिटी क्या उपलब्ध कराती है। पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे सुस्पष्ट चित्र को उपलब्ध कराती है, बी ऑप्शन है व्यक्तिगत श्रवण को उपलब्ध कराती है, सी ऑप्शन है सहभागी अनुभव को उपलब्ध कराती है, और डी ऑप्शन है नई फिल्म का पूर्व पर्यालोकन को जो है उपलब्ध कराती है। तो वर्चुअल रियलिटी शब्द से आप सभी रूबरू होंगे, आपने इस शब्द को सुना होगा कि वर्चुअल रियलिटी के बारे में बात होती है। तो वर्चुअल रियलिटी होती क्या है? तो पहले तो आप इसका आंसर करें कमेंट बॉक्स में। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सहभागी अनुभव। तो वर्चुअल रियलिटी वो होती है, जैसे कि आप कई सारे ऐसे वीडियो फिल्म देखते होंगे 3D में और हाई डेफिनेशन में, ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे जो है, यानी कि जो भी सीन उस फिल्म में चल रहा होगा, मूवी में चल रहा होगा, तो आप अपने आप को ऐसा फील करते हैं कि आप उसी जगह पे जो है अभी हैं।
तो इसी को हम वर्चुअल रियलिटी कहते हैं, जिसको आभास यानी हम महसूस करते हैं कि हम उसका एक हिस्सा है कैरेक्टर का या उस पूरे सीन का। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल रियलिटी। मैंने इसको हिंदी में आपको समझाने का प्रयास किया। देखिए इसमें कई सारे डिवाइस होते हैं जिससे आप इस प्रकार के सीन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं वीडियो को, जिसमें वीआर आता है जो आप देखते होंगे। इस प्रकार की डिवाइस होती है और आंखों पे इस तरीके से लोग लगा लेते हैं और ऐसा फील होता है उनको, यहाँ पे 2 लेंस इस तरीके से लगे होते हैं, ये डिवाइस इस प्रकार से होती है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि उनके सामने सारी चीज़ें जो भी उस वीडियो में घटनाएं चल रही होती हैं वो उनके सामने ही हो रहा है। तो ऐसा वर्चुअल रियलिटी उनको फील होता है कि वो वहीं पे हैं। अगर कोई वीडियो खाई से गिरने की होती है तो लगता है कि वही खुद खाई में गिर रहे हों। तो एकदम रियलिटी की तरफ वो ऐसा लगता है, जहाँ पे हम जा नहीं सकते लेकिन उस वीडियो के माध्यम से या वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से हम वहाँ पे होने का आभास करते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपका राइट आंसर था ये सहभागी अनुभव, यानी कि उस पूरे चलचित्र में जो वहाँ पे सीन चल रही है वहाँ पे आपकी सहभागिता का अनुभव होता है। किसके द्वारा, वर्चुअल रियलिटी के द्वारा। आप इसे याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ किया गया। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। देखिए पहला जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र और सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत में वर्चुअल विश्वविद्यालय कहाँ पर आरंभ किया गया है। वर्चुअल के बारे में आपको पता चल गया, वर्चुअल रियलिटी किसे कहते हैं वो भी पता चल गया, लेकिन भारत में वर्चुअल विश्वविद्यालय की शुरुआत या आरंभ किस राज्य में की गई है, आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में जो है भारत का प्रथम वर्चुअल विश्वविद्यालय जो है आरंभ किया गया है। आपको याद रखना है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि WW से तात्पर्य क्या है, यानी कि WW का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सभी से। तो आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है वर्क विद वेब, बी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और डी ऑप्शन है वर्थ वाइल वेब। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है। आई होप कि आप इसका करेक्ट आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। देखिए अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, यह जो है एक प्रकार का जानकारियों का जो है भंडारण होता है और लिंक के द्वारा जो है हम इन जानकारी को जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से। तो आपको याद रखना है क्या है, वर्ल्ड वाइड का ये फुल फॉर्म है आपका WW का, वर्ल्ड वाइड वेब। और ये क्या होता है, जानकारियों का भंडारण होता है और ये लिंक के रूप में होता है और हम इंटरनेट के माध्यम से ब्राउज करके सर्च करके इन डेटा को जो है एक्सेस करते हैं। आपको याद रखना है। और इसी के माध्यम से जो है जितने भी संसार भर के कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, WW यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के द्वारा। तो आशा करता हूं कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होते हैं जिसमें निम्नलिखित में से उप विभाजित किया जा सकता है किसमें। यानी कि जो एक हार्ड डिस्क होता है वो ट्रैक्स में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं, जिसमें निम्नलिखित में से उप यानी कि उसका भी विभाजन किस रूप में किया जा सकता है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। तो हार्ड डिस्क आपका जो है एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस होता है। इसमें कई वेरिएंट आते हैं, 1 TB यानी 1000 टेराबाइट इस तरीके से, यानी 1000 GB तक उसमें स्टोरेज कर सकते हैं। तो अलग अलग वेरिएंट में आते हैं और ये बेसिकली डेटा होल्ड करने के लिए होते हैं, यानी कि डेटा आप इसमें रख सकते हैं वो। और ये पोर्टेबल भी होते हैं, अलग से भी आप इनको ऐड कर सकते हैं। वैसे तो आपके सिस्टम में जो है हार्ड डिस्क दिया ही होता है 500 GB, 1000 GB और अलग अलग वेरिएंट में आते हैं। तो ये पूरी तरीके से डेटा होल्ड करते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होते हैं जिसमें निम्नलिखित में से उप विभाजित किसके द्वारा किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना था। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है क्लस्टर्स के रूप में, बी ऑप्शन है सेक्टर्स के रूप में, सी ऑप्शन है वेक्टर्स के रूप में और डी ऑप्शन है हेड्स के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सेक्टर्स के रूप में जो है इसको उप विभाजित किया जा सकता है। एक हार्ड डिस्क को आपको याद रखना है जो कि ट्रैक्स में विभाजित होता है, लेकिन इसको अगर उप विभाजित करना है तो सेक्टर्स के रूप में ये जो है आपका उप विभाजित होगा। आपको याद रखना है। और हार्ड डिस्क क्या है, एक प्रकार के स्टोरेज डिवाइस है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो किसी प्रोग्राम को वाक्तव्यवार मशीन भाषा में अनुदित करता है उसे क्या कहते हैं। अनुदित का मतलब अनुवादित करता है, यानी कि आपको इन चारों विकल्पों में से ऐसा विकल्प बताना है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा को जो है मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता हो। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है सिमुलेटर और सी ऑप्शन है ट्रांसलेटर और डी ऑप्शन है इंटरप्रेटर। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही आंसर बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे इंटरप्रेटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है कंप्यूटर प्रोग्राम को जो है मशीनी भाषा में क्या करता है, अनुवादित करता है और इंग्लिश में बोले तो ट्रांसलेट करता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसका काम क्या है इंटरप्रेटर का, जो प्रोग्राम होते हैं, जो प्रोग्राम लिखे गए होते हैं, जो कि कोई आदेश हो सकता है, सूचना हो सकता है, प्रोग्रामिंग, तो उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। आपको याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि 1 गीगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराए थे इसी यूनिट से। तो आई होप कि आपको इसके बारे में पता होगा और कमेंट बॉक्स में आप इसका राइट आंसर दे पाएँ। पहला जो ऑप्शन दिया गया है 1024 मेगाबाइट के बराबर, बी ऑप्शन है 1024 किलोबाइट के बराबर और सी ऑप्शन है आपका 1024 टेराबाइट के बराबर और डी ऑप्शन है 1024 बाइट के बराबर। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1024 मेगाबाइट के बराबर। तो 1 गीगाबाइट बराबर कितना होता है, 1024 मेगाबाइट। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो निम्नलिखित परिवर्तन करता है। यानी कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन वो क्या परिवर्तन करता है आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है। पहले जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कैरेक्टर्स से बीट्स में कन्वर्ट करता है, परिवर्तन करता है। और बी ऑप्शन है आपका उच्च स्तरीय भाषा से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। और सी ऑप्शन है आपका मशीनी भाषा से उच्च स्तरीय भाषा में। और डी ऑप्शन है वर्ड से बीट में। तो आपको बताना है कि कंपाइलर एक जो कि एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो क्या परिवर्तन करता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे उच्च स्तरीय भाषा को जो है मशीनी भाषा में जो है ये परिवर्तन करता है। आपको याद रखना है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है और ये क्या परिवर्तन करता है, उच्च स्तरीय भाषा से जो है मशीनी भाषा में जो है परिवर्तन करता है। यानी कि उच्च स्तरीय जो लैंग्वेज होता है उसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, कंपाइलर। और यह एक सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इन चारों विकल्पों में से बताना है। सुपर कंप्यूटर का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो बहुत ही फास्ट वर्क करता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर हमारे देश के पास भी है, लेकिन उसका नाम क्या है यह बताना है आपको। पहला जो ऑप्शन दिया गया है परम 8000, फिर उसके बाद से बी ऑप्शन दिया गया है परम 10,000, फिर सी ऑप्शन है परम युवा और डी ऑप्शन है परम ईशान। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए परम 8000 जो है भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। इसको याद रखना है। और इसका अनावरण कब हुआ था, तो 1990 में। इसको याद रखना है आपको, 1990 में। अब हमें क्या आन पड़ी थी सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए, तो भाई टेक्नोलॉजी के मामले में सभी देश आगे निकल रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहेंगे। तो अगर जैसे कि सुपर कंप्यूटर बहुत सारे देश पहले भी बना चुके थे, लेकिन वो जो है टेक्नोलॉजी देने से इनकार भारत को कर दिए, जिसके वजह से भारत ने खुद से अपना खुद का सुपर कंप्यूटर बनाया। और किसके द्वारा ये बनाया गया था, आपका सीडैक के द्वारा 1990 में। ये आपको याद रखना है। और इसमें देखिए 64 जो है सीपीयू थे। सीपीयू का मतलब आप समझ सकते हैं, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो 64 सीपीयू होता है, जबकि आपके सिस्टम में एक सीपीयू होता है और यहाँ पे उस कंप्यूटर में 64 सीपीयू थे। आपको याद रखना है, जो सारी प्रोसेसिंग को करता था। कब किया गया था, 1990 में। कौन सा यहाँ पे सुपर कंप्यूटर है, परम 8000। आपको याद रखना है। और इसमें कितने सीपीयू थे, 64 सीपीयू थे। और आपको याद कर लेना है भाई। देखिए जितनी जानकारी जिस देश के पास रहेगा वो देश उतना ही विकसित होगा। तो इसलिए शिक्षा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन यूरोपियन कंट्री, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और भी जितने भी विकसित देश हैं वो एजुकेशन के बदौलत ही डेवलप हुए हैं, ना कि इस तरीके से। तो शिक्षा का प्रसार करना
चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शिक्षित करना चाहिए। यही जो है किसी देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। अगर इवन कोई भी पॉलिसी आप बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो लोग शिक्षित रहेंगे तभी उनको आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन जब वो शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप लाख तरीके से बोल लें, उनको समझ में आने वाला नहीं है। तो आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल क्या कहा जाता है। इसको आपको बताना है कि इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया इसमें नेट प्रोटोकॉल कहा जाता है, बी ऑप्शन है नेटिकेट कहा जाता है, और सी ऑप्शन है नेट एथिक्स कहा जाता है, और डी ऑप्शन है नेट मोरालिटी कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नेटिकेट जो है कहा जाता है। किसको? इंटरनेट एथिकल प्रोटोकॉल को नेटिकेट कहा जाता है। इसको याद करना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 22। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो इंटरनेट पे वाणिज्यिक संदेश होते हैं उसको क्या कहा जाता है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया नेट एड्स कहा जाता है, बी ऑप्शन है इंटरनेट कमर्शियल कहा जाता है, और सी ऑप्शन है वेब मर्शियल कहा जाता है, और डी ऑप्शन है वायरल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। यहाँ पे याद रखना है आपको। चौथा ऑप्शन क्या था? वायरल एडवर्टाइजमेंट कहा जाता है। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि नेट पर वाणिज्यिक संदेशों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेब मर्शियल इसको कहा जाता है। नेट पर जो वाणिज्यिक संदेश होते हैं उसको वेब मर्शियल कहा जाता है। ये क्वेश्चन का आंसर है और आपको इसे याद रखना है। देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे होते हैं थोड़ा सा जो मॉडिफाई करके एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि क्वेश्चन से हट के भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रथम प्रयोग मैनुएले कैस्टेले ने किया था। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कोई एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग मैनुअल कैस्टेले ने किया था। पहला जो ऑप्शन है इंटरनेट सोसाइटी का, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी का, और सी ऑप्शन है नेटवर्क सोसाइटी का, और डी ऑप्शन है टेलीमेटिक सोसाइटी का। तो इन चारों विकल्पों में से सही आंसर क्या है वह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। नेटवर्क सोसाइटी जो है, तो मैनुएले कैस्टेले ने जो है नेटवर्क सोसाइटी पद का जो है प्रयोग किया था सर्वप्रथम बार। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि GIF का पूर्ण रूप क्या है। आपको इन चारों विकल्पों में से बताना है, यानी कि GIF का फुल फॉर्म क्या है। इसके बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। तो देखिए यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है ग्लोबल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, बी ऑप्शन है ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, और सी ऑप्शन है ग्राफिक्स इंटरचेंज फाइल, और डी ऑप्शन है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। तो GIF का फुल फॉर्म क्या होता है यह आपको बताना है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट जो है इसका फुल फॉर्म होता है GIF का, और ये एक प्रकार का इमेज फाइल है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25, और ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसको भी देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है IBM AIX, बी ऑप्शन है लाइनेक्स, सी ऑप्शन है सन सोलारियस, और डी ऑप्शन है फायरफॉक्स। तो इन चारों विकल्पों में से एक ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। बाकी 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जो नहीं है उसको ही हमें फाइंड करना है। आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स के बारे में आपको पता होगा, कंप्यूटर चलाते होंगे तो ये वेब ब्राउज़र जो है आपके सिस्टम में भी होगा जिसमें हम ब्राउजिंग करते हैं। तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये आपका ब्राउज़र है। बाकी आपका IBM जो हो गया, AIX और लाइनेक्स हो गया, सन सोलारियस, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे सिस्टम ऑपरेट होता है। बाकी फायरफॉक्स जो है आपका एक प्रकार का ब्राउज़र होता है जिसमें हम ब्राउजिंग करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था जैसे कि मैंने आपको बताया। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपको 25 कराएं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको डाउट है, नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। देखिए वीडियो को बनाने में बहुत सारा एफर्ट लगता है, तो बस थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा
हमें प्रोत्साहित करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो जो है आपको कंटिन्यूअस प्रोवाइड कर सकें। लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो भी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए, जिससे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएँ। और इसके साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में यह लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपको करंट अफेयर्स के भी वीडियो चाहिए। तो अगर उसके ऊपर भी वीडियो आपको चाहिए रेगुलर बेसिस पे तो आप जरूर बताइएगा, उस प्रकार के भी वीडियो आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन पहले मेरा प्रयास है कि ये जो सीरीज चल रही है हमारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, इसको मैं जल्द से जल्द कवर करूं। लेकिन थोड़ा नोट्स बनाने में टाइम लग जाता है, और चूंकि ये पेंडेमिक चल रहा है तो सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं, तो सबको प्रॉब्लम है। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन इस प्रकार से होता है आप इसको दबा लीजिएगा, तभी इस चैनल पे ज्वाइन होने के बाद नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।